स्वागत है आपका हमारे चैनल बीट योर बेस्ट में। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीसी 16, 12 और 21 तीनों में काम आने वाला CPWA कोड। और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 13 और सस्पेंस अकाउंट। ये जो चैप्टर है सस्पेंस अकाउंट, ये आप इतना ही समझ लीजिए कि पूरे अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग का सबसे कोर चैप्टर है। सस्पेंस अकाउंट एक बार जिसकी समझ में आ जाता है तो 30 to 40% उनको, केवल 4 पन्ने हैं इसमें CPWA कोड में, लेकिन 30 to 40% अकाउंटिंग क्या होता है इसको समझ में आ जाता है। अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट्स को समझने के लिए पहले आप ये जान लीजिए कि हम लोगों ने इसका पहले कई बार डिस्कशन किया है। सस्पेंस अकाउंट्स, अच्छा उससे भी पहले कि सस्पेंस अकाउंट्स हम कंफर्म करें, आप लोगों को गवर्नमेंट अकाउंटिंग के कुछ फंडामेंटल्स में बतलाता हूं जो कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। वो फंडामेंटल क्या है? पहला कि हमारा जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम है वो 6 टायर सिस्टम है और 15 डिजिट का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसको ऐसे आप लिखते हैं, है ना, जो कि आपको 6 टायर 15 डिजिट क्लासिफिकेशन में मेरे लैंग्वेज में MSM और SDO के तौर पे मैं इसको डिनोट करता हूँ। मेजर हेड M, तो ये मेजर हेड में कैपिटल M और कैपिटल H, ठीक है। सब मेजर हेड SMH, माइनर हेड में स्मॉल, ठीक है। सब हेड स्मॉल हेड, ठीक है। डिटेल हेड और ऑब्जेक्ट हेड, इस तरीके से, ठीक है। मेजर हेड कैपिटल में M मेजर हेड, सब मेजर हेड स्मॉल m माइनर हेड, सब हेड डिटेल हेड और ऑब्जेक्ट हेड। इसमें से ये 6 टायर हो गया। आप देख लीजिए 6 टायर में 1 2 3 4 5 6, इसी को 6 टायर क्लासिफिकेशन कहते हैं। डिजिट का देख लेते हैं, 15 डिजिट कैसे आएगा। ये 4 डिजिट में, मैंने 0 लिखा है केवल डिनोशन के लिए, आपको ये बताने के लिए कि 4 डिजिट होता है, कि 4 0 नहीं होता है, ठीक। सब मेजर हेड 2 डिजिट, माइनर हेड 3 डिजिट, यहां तक मिला करके 4 2 6 और 3 9 डिजिट हो जाते हैं, 9 डिजिट, ठीक है। और फिर ये 2 डिजिट, सब में हेड डिटेल हेड 2 डिजिट और ऑब्जेक्ट हेड 2 डिजिट होता है। इसको मिला करके 6 डिजिट होते हैं और सब मिला करके 15 डिजिट हो जाता है, ठीक है। ठीक, अब हम लोग बात कर रहे हैं सस्पेंस की। सस्पेंस यहाँ पे कहाँ फिट बैठता है, राइट। तो सस्पेंस को फिट बिठाने के लिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। ये मेजर हेड ही हम लोगों को बेसिकली याद रखना पड़ता है, लेकिन मैं आप लोगों को माइनर हेड तक लेकर के जाऊंगा। सब हेड अमूमन लेकर के नहीं जाता हूँ, माइनर हेड लेकर के जाने से आपको थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ मैं मिटा देता हूँ नीचे वाला पोर्शन, हम लोग माइनर हेड तक मूव करेंगे, है ना। अब आप देखिए यहाँ पे कि आपका जो ये मेजर हेड है जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं, इसको पूरे गवर्नमेंट अकाउंटिंग को 3 पार्ट में बांटा जाता है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग 3 पार्ट में है, ठीक है। पहला है कंसोलिडेटेड, ठीक है। दूसरा है कंटिंजेंसी और तीसरा है पब्लिक अकाउंट, ठीक है। ये जो मेजर हेड 4 डिजिट का है ना, उसको इसके हिसाब से कैसे समझेंगे, तो 4 डिजिट में मिनिमम जो नंबर होगा, मिनिमम वो 0001 हो जाएगा, है ना। हालांकि 0001 एग्जिस्ट नहीं करता है, 0005 एग्जिस्ट करता है, राइट। लेकिन मैंने आपको समझने के लिए बतलाया है। और मैक्सिमम नंबर जो होगा 9999 होगा, हालांकि ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है, 8999 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको 8999 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों नंबर एग्जिस्ट करते हैं, राइट। उसमें से ध्यान से देख लीजिएगा, आपका 8000, ठीक है, ये कंटिंजेंसी के लिए फिक्स है, एक ही हेड है। तो 8000 से पहले, है ना, बिलो 8000 8000 आपका सब का सब कंसोलिडेटेड होगा, है ना। और अबव 8000, ठीक है, आपका सब का सब पब्लिक अकाउंट होगा। क्लियर है। तो उसमें से आपका सस्पेंस के लिए जो ये मेजर हेड है, ये 8000 क्या है, मेजर हेड है, ये वाला ये 0000 मैंने लिखा है ना, ये सब 8000 MH है, ये सब MH, ठीक है, MH मेजर हेड, ठीक है। उसमें से आपका जो सस्पेंस के लिए मेजर हेड डिसाइड किया गया है वो 8
8658 है, ठीक है, 8658। 8658 अब आप देखेंगे कि ये 8000 से ऊपर अबव 8000 में आ रहा है, इसलिए ये पब्लिक अकाउंट का हिस्सा है, ठीक है। अब आपने देख लिया कि ये पब्लिक अकाउंट का हिस्सा है 8658, जो आपका सस्पेंस के लिए है, ठीक है। इसके अलावा सब मेजर हेड में सस्पेंस के लिए कोई भी और हेड नहीं दिया गया है। माइनर हेड में इसमें एक हेड दिया गया है 799, लेकिन ये 799 भी अगर माइनर हेड है तो किसी न किसी मेजर हेड के अंडर में होगा। सवाल है क्या ये 8658 के अंडर में है? जवाब है नहीं। 8658 पूरे का पूरा अपने आप में सस्पेंस है, तो फिर ये है कहाँ, एग्जिस्ट कहाँ करता है? 7999 कहाँ एग्जिस्ट करता है? इसको देखने के लिए आप लोग एक बार CPWA का जो लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड वाला पोर्शन है उसको आप लोग देखिए। देखना चाहेंगे? बोलिए हाँ। सर देखना चाहेंगे ना? ठीक है, हम आपको दिखा रहे हैं, पहले 8658 दिखलाएंगे और उसके बाद 799 दिखाएंगे, ठीक है। तो एक बार हम अपना स्क्रीन शेयर करते हैं, आप लोग वहां से देखिएगा, ठीक है। ठीक, ठीक है। अब आप लोग मेरा वाला देख पा रहे हैं? मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? नो सर। मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है? अच्छा हाँ, समझ गया। ठीक, अब दिख रहा है? यस सर। है ना? ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा 8658, ठीक है। 8658 एक मेजर हेड है जिसके लिखा हुआ सस्पेंस अकाउंट। ये ब्रैकेट में जो 1 लिखा हुआ है ना, ये वाला 1 आप इसको बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। इसके नीचे पैराग्राफ दिए हुए हैं, उसमें ये पहले पैराग्राफ में इसका मेंशन किया हुआ है, राइट। तो हम लोगों को 8658 के इस सस्पेंस अकाउंट में जो माइनर हेड ऑपरेशनल है, मैंने जो हमको याद रखने हैं वो कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग देख लीजिए। 101 पाव सस्पेंस है, ठीक है। 102 सस्पेंस अकाउंट सिविल है। 107 है कैश सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद 108 नहीं है, राइट। पब्लिक सेक्टर बैंक सस्पेंस हम लोग नहीं यूज करते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग आ जाते हैं, बढ़ जाए आगे। 112 हम लोग यूज करते हैं। 112 कौन सा है? TDS है, देख लीजिए। 112, अरे यार ऊपर आ तो सही। ठीक है। 111 हम लोग यूज करते हैं डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट, ठीक है। 112 हम लोग यूज करते हैं TDS वाला, ठीक है। फिर प्रोविडेंट फंड हम लोग यूज नहीं करते हैं। एक्सटर्नल असिस्टेंट 115 14 यूज नहीं करते। फिर सीधे हम लोग आ जाएंगे 129 में, 129 में, ठीक है। 129 हम लोग आ जाते हैं, देख लीजिए। देखिए, एक ये हम लोग यूज करते हैं मटेरियल परचेज सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे ये 13 जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं, ये ब्रैकेट नहीं है, पारा नंबर है जो इसी में नीचे लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने देखा कुल कितने हम लोगों ने यूज किए? हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर में 3 माइनर हेड, फिर बाद में 2, 3 2 5 और नीचे में एक और 6। कुल मिलाकर के ये हमारे लिए है, मतलब कि CPWD के लिए है। अदरवाइज बाकी लोगों के लिए भी है, पर हम लोग बेसिकली ये यूज करते हैं। क्लियर हुआ? हाँ या नहीं बताइए। यस सर। है ना। तो ये सब माइनर हेड आप लोग वीडियो जब आप लोग दोबारा देखेंगे तब आप लोग इसमें नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ कहाँ यूज होता है। उसमें से 101 जो पावर सस्पेंस है उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो पावर सस्पेंस है ना, एक डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जब एडजस्टमेंट होता है तो उसी से एडजस्टमेंट होता है 101 पावर सस्पेंस से। क्लियर हुआ? यस सर।
जैसे सर, जैसे कोई क्योंकि ट्रांसफर पे जाता है वैसे, डेपुटेशन पे वैसे? नहीं 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 नहीं, वो तो होता ही है, वो नहीं। जैसे एक गवर्नमेंट का काम दूसरे गवर्नमेंट, सॉरी, एक डिपार्टमेंट का काम दूसरे डिपार्टमेंट ने किया, तो उनके बीच में जो एडजस्टमेंट होता है वो, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि हाँ डिपुटेशन में जाता है, ठीक है, तो उसका सैलरी वैलरी जो होता है वो तो उसके वहीं से मिलता है जहाँ से वो डेपुटेशन होता है। पर अगर वो रिटायर कर गया तो पेंशन कौन देगा? या दूसरी बात है, ये मान लीजिए कि पेंशन जो है वो एक आदमी है जो कि रिटायर हुआ है झारखंड से, ठीक, और वो आदमी है दिल्ली का, राइट। तो नौकरी की झारखंड में और फिर रिटायर होकर के चला गया दिल्ली। अब वो उठा रहा पेंशन दिल्ली में, लेकिन पेमेंट तो झारखंड सरकार कर रही है ना। तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जांपल मैंने दिया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जांपल में, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास ट्रेजरी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ट्रेजरी नहीं होती है, उनके पास में होता है पाव। तो इसलिए दो डिपार्टमेंट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट के, दो डिपार्टमेंट के बीच में जब भी कोई एडजस्टमेंट होता है 101 से होता है, पावर सस्पेंस से। क्लियर हुआ? यस सर। 102 जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, सस्पेंस अकाउंट सिविल। एक के पास पाव है, दूसरे के पास ट्रेजरी है, समझ रहे? यस सर। हाँ। बोलिए। 107 कैश सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसमें क्या है वो मैं बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि पीडब्ल्यूडी को आप किसी डिपार्टमेंट ने काम दिया, ठीक है, तो काम दिया तो पैसा पूरा देगा तब ना जी, हम लोग डिपॉजिट मिलेंगे पूरा तब ना हम लोग काम करेंगे। हेलो, ये पता है ना? हाँ सर। सीपीडब्ल्यूडी को अगर हेल्थ डिपार्टमेंट एक हॉस्पिटल बनवाना चाहती है 400 करोड़ रुपए, तो उसको 400 करोड़ रुपए एडवांस में डिपॉजिट करने होंगे, ये पता है ना आपको? यस सर। यस सर। हाँ हाँ, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, समझे? पहले पहले काम करवा लेता था, बोलता था पैसा बाद में देंगे, तो जो पैसा बाद में देंगे उसी को कहता था कैश सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। हेलो। ओके सर, अभी ऐसा नहीं होता है सर? नहीं नहीं, अभी इसको बंद कर दिया गया है, ठीक है। उसका मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ, वो कहाँ लिखा हुआ है, उसको जो बंद कर दिया गया है। पेज नंबर 171, 171 में लिखा हुआ है, 171, पारा नंबर 22.4.10, 1 अप्रैल 1993 से बंद कर दिया गया है। पारा है, नहीं डेट ही में लिख देता हूँ, 1/4/93, इससे बंद कर दिया गया। क्या बंद कर दिया गया है? 107, ठीक है, 107 को बंद कर दिया गया है। लेकिन दो डिपार्टमेंट के साथ अभी भी ये चल रहा है। किसके किसके साथ में? एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के और एक डिफेंस के। और डिफेंस। हाँ, मतलब सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और डिफेंस को कोई भी काम करवाना होगा, सीपीडब्ल्यूडी को ऑर्डर करेगा, उसको करना ही पड़ेगा, पैसा बाद में आते रहेगा। समझ गए? यस सर। है ना? अच्छा, ये डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट का है। 111 सर, इंटर इंटर डिपार्टमेंट ना सर? हाँ, वो इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट, बिल्कुल सही, हाँ। ठीक है। टीडीएस का मामला क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। आपको अगर इनकम टैक्स टीडीएस काटना है, ठीक है, तो उसके लिए इनकम टैक्स का जो रिसीट हेड है 0021, उसमें आप नहीं डालते हैं, 8658 माइनर हेड 112 में डालते हैं, ठीक है। और उसके लिए अकाउंट कोड फॉर अकाउंटेंट जनरल में प्रोविजन किया गया है कि अकाउंटेंट जनरल पूरे राज्य का जितना भी टीडीएस कलेक्ट होता है एक्यूमुलेट करती है और उसके बाद उसको इनकम टैक्स में क्रेडिट करती है, और भी क्रेडिट नहीं करती, चेक बना करके देती है। लेकिन जब तक अकाउंटेंट जनरल पूरे राज्य का एक साथ कैलकुलेट नहीं करती है, तब तक वो पैसा 8658 112 में पड़ा रहता है। क्लियर हुआ है ना? ओके सर, फिर 8658 से कलेक्ट हो गया 112 से, फिर सारा कलेक्ट होने के बाद क्या करते हैं? अकाउंटेंट जनरल उनको पूरे राज्य का एक साथ एक्यूमुलेट करती है और चेक बनाती है, चेक, ठीक है, और चेक बना करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देती है। ओके ओके, ठीक। और जब अकाउंटेंट जनरल चेक बनाते हैं ना, तब यहाँ से माइनस कर देते हैं और 0021 में क्रेडिट कर देते हैं। 0021। ओके सर। हाँ, इनकम टैक्स का वही है। और यही मामला जीएसटी में भी होता है, जीएसटी का भी जो टीडीएस कटता है ना, ऐसे ही कटता है। हेलो, क्लियर हुआ?
यस सर। हाँ, लास्ट में बच गया एक मटेरियल परचेज सेटलमेंट सस्पेंस। इसके लिए क्या है कि मान लीजिए कोई भी मटेरियल आपने मंगवाया, कोई मटेरियल आपने मंगवाया अपने स्टॉक के लिए, ठीक है, और उसको उसी महीने पेमेंट नहीं किया, अगर सेम मंथ में पेमेंट कर देते हैं तो फिर आपको 129 में डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने सेम मंथ में पेमेंट नहीं किया तो आपको 129 में डालना होगा। ठीक है, ओके सर। और जैसे ही आप सेम मंथ में पेमेंट कर देते हैं 129 से माइनस कर देते हैं और स्टॉक को डेबिट कर देते हैं। ठीक है, ओके सर। चलिए, तो ये हो गया पूरा 8658। कुल मिलाकर के 6 हेड हमने इसमें पढ़े, है ना। अब हम लोग आते हैं 799 पे। ये माइनर हेड है, और 799 आप देखिएगा कि आपके इसमें नहीं है, किसमें 8658 में नहीं है। ये देखिए 799 सस्पेंस दिख रहा है आपको। यस सर। मजेदार बात क्या है जानते हैं, सस्पेंस की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, समझे। ये स्टैंडर्ड 3 डिजिट कोड है। ये स्टैंडर्ड 3 डिजिट कोड कहीं भी किसी भी मेजर हेड के अंदर में यूज किया जा सकता है। ठीक है, स्टैंडर्ड 3 डिजिट कोड विच इज नोन एज कॉमन नोमेनक्लेचर। तो 001, 003, 004, 005, 050 कहीं पर भी मिल सकता है किसी भी मेजर हेड के अंदर में। जैसे आप यहाँ पर मेरा देखिए, जहां मैंने सर्च में दबाया है 799 आपको 82 जगह पे दिख रहा है, 82 जगह पे दिखाई दे रहा है ना। यस सर। तो ये देखिए सर नीचे क्यों में है आपको सर, सिर्फ पाने ऐसा के लिए क्यों है मिलेगा। इस सस्पेंस में ऐसा क्या है सर 799 में जो कहीं भी ले सकते हैं स्टैंडर्ड में अपन? हाँ, वैसा प्रोविजन किया गया है। एक्चुअल में क्या होता है ना, 799 को जब आप आगे पढ़ेंगे, मैं दिखाता हूँ ना आपको, देखिए ना, इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी पीडब्ल्यूडी का हेड होता है ना, वहां पे आप 799 को ऑपरेट करते हैं। कोई भी पीडब्ल्यूडी का हेड अदर देन पीडब्ल्यूडी नहीं ऑपरेट होता है। ठीक है, अब देखिए ना, इसको दिखाते हैं। जैसे देखिए 2059 में मिल रहा है ना, 51 कंस्ट्रक्शन, 52 मशीनरी एंड इक्विपमेंट, 53 मेंटेनेंस एंड रिपेयर, 799 सस्पेंस दिख रहा है। यहीं पे आपको कहीं अच्छा एक्सप्लेनेशन हाँ। इसका मिलेगा। एक्सप्लेनेशन हम दिखाते हैं ना, जहां इसमें एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया गया एक जगह पे 799 को, इसी में कहाँ एक्सप्लेन किया गया है। अरे निकल गया, इसी में कहीं एक्सप्लेन किया गया 799 को। लिखा गया है कि जहां भी पीडब्ल्यूडी का ऑपरेट होता है ना मेजर हेड, वहां पे इसको यूज किया जा सकता है। आप देखें कितनी जगह पे यूज हो रहा है, देख रहे हैं ना, हर जगह मिल रहा है आपको। देखिए, द माइनर हेड सस्पेंस कोड 799 मिला, मे बी ओपन वेयर एवर नेसेसरी। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, देख लीजिए आप लोग, यही है वो मामला, देख रहे हैं। द माइनर हेड सस्पेंस कोड 799 may be opened wherever necessary only under those major heads where expenditure on work is involved. ठीक है, and where the public work system of accounts is adopted, keeping in view the provision of para 13.1.1 of the CPWA code of or similar provision of state works accounts code manual. This minor head will have the following subheads with stock, miscellaneous work advance and work of suspense. तो कुल मिलाकर के ये तो बाकी चीजें बुक में तो है ही, लेकिन आपको जो मुझे यहाँ दिखाना था वो यही कि दिस माइनर हेड सस्पेंस 799 मे बी ओपन रेयर एवर नेसेसरी। दिख रहा है आप लोग को, हाँ या ना? यस सर। चलिए, अब मेरा बताना सफल हो गया। बाकी चीजें बुक में है, लेकिन ये चीज बुक में नहीं थी। सर ये 799 से फिर इसको ट्रांसफर करता है ना सर, हाँ 8000 कंटीजेंसी में। देखिए, वो क्या करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। मैं केवल ये जो वो किताब में लिखा हुआ भी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो किताब में नहीं लिखा था वो यहाँ लिखा होता है, 799 में बी ओपन वेयर एवर नेसेसरी, जहां मर्जी करे ओपन कीजिए, समझ गए।
और पूरे CPWA कोड में 82 टाइम्स रिपीटेड किया है। $82 टाइम्स 799 CPWA कोड में नहीं, लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड में, लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड। देखा आप लोगों ने? ठीक है, तो हम लोग चैप्टर से स्टार्ट करें। यहां तक मामला समझ में आ गया आप लोग को? ओवरव्यू मिला? यस सर, यस सर। हाँ ठीक, चलिए। तो अगर ओवरव्यू मिल गया तो कोई भी एक आदमी इंट्रोडक्टरी पढ़िए ना, वो पढ़ा हुआ है, जो आप लोग पढ़िएगा ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने तो मेन चीजें दिखा दी आप लोगों को। पढ़िए। इंट्रोडक्शन पढ़ना है ना सर? हाँ पढ़िए ना, पढ़िए। The account of minor head 799 suspense under those fundamental budgeted major head of accounts where expenditure on work is involved like 2059 public work etc. with their subordinate sub-major head in the consolidated fund of India divided into as many of 3 subhead named below as may be required is kept in each division under a single major head of expenditure unless government has directed otherwise. स्टॉक देखिए, ठीक है मैं बताता हूँ। 799 आपने देखा, तो हम सीधे 799 क्यों लिखे, अपनी बेइज्जती खुद क्यों करवाएं? ठीक है, हम आते ऊपर से नीचे, राइट। तो इसको हमने कहा कि ये 2059 में है, राइट। उसके नीचे उसके ये मेजर हेड है ना 2059, फिर सब मेजर हेड 00, फिर 799 है ना। और 799 को फिर हम 3 हिस्से में बांट देते हैं। देखिए 01, 02 और 03 है ना। तो 01 क्या है? 01 स्टॉक, राइट। 02 क्या है? MWA। और 03 क्या है? वर्कशॉप। है कि नहीं? बतलाइए। यस सर। है ना। अब एक और देखिए मजेदार बात, 799 जब आपका स्टॉक है ना, और MWA है और वर्कशॉप है, तो स्टॉक के बारे में बात करते हैं पहले, ठीक है। तो मजेदार बात यह है कि स्टॉक जो है वो 11 हिस्सों में बटा हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 हिस्से में। अब कहेंगे ये कहाँ लिखा है? भैया इसको पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले पलटना होगा पारा नंबर 13.3.4। जरा पढ़िए तो 13.3.4, 13.3.4 कोई भी पढ़िए तो एक आदमी पढ़िए। The subhead of the stock account are 1 small stores, 2 building materials, 3 timber, 4 metals, 5 fuel, 6 painter store, 7 house fitting, 8 miscellaneous store, 9 land cleans etc., 10 manufacture and 11 handling and other incidental charges. बिल्कुल सही। अब आप कहेंगे क्या इतना आपको याद करना है? जवाब है नहीं, ठीक है। तो कहेंगे क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों को पता चले कि आगे है, ठीक है। अब इधर भी सीक्वेंस में पढ़ते तो नहीं समझ में आता है, राइट। 5 हो गया फ्यूल, ठीक है। 6 क्या हो गया? 6 हो गया पेंटर स्टोर, ठीक है। 7 क्या हो गया? 7 हो गया हाउस फिटिंग, ठीक है। 8 क्या हो गया? 8 हो गया मिसलेनियस स्टोर, MISP कर देते चलिए ना, मैंने जो किसी कैटेगरी में नहीं आवे उसमें डाल दीजिए, ठीक। 9 लैंड क्लीन। अब ये लैंड क्लीन क्या होता है? लैंड क्लीन का मतलब हो गया आपको KLIN है ना, KILN, S भी है क्या? हाँ है, एटसेट्रा, ठीक। ये छर्री होता है, चिप्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। डामर होता है, जो भी जमीन से निकलने वाला मटेरियल होता है उसको आप गोदाम में नहीं रखते हैं, बाहर खुले में रखते हैं। रेती होती है जिसको बालू कहते हैं, है ना, वो सब आपको लैंड क्लीन में डाल देना है, राइट। जो भी जमीन से निकलता है। मोरम हमारे यहाँ निकलता है, मोरम आप लोग शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, हमारे यहाँ निकलता है, राइट। तो उसको डालेंगे। मैन्युफैक्चर 10 में डाल देंगे,
इसका देखो ना सब इंक खत्म हो गई, नहीं इंक खत्म हो गई, नहीं इंक खत्म हो गया, इंके खत्म है। ठीक है चलिए, ठीक है हो गया। तो ये सारा का सारा आपका स्टॉक हो गया, कुल मिला के 11 हिस्सों में बटा हुआ है। आपको पढ़ना है, बिल्कुल रटना है नहीं, ठीक है, या आपको पूछा जाएगा नहीं। अब आप लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, पर इसमें इतना कोई जरूरत नहीं है। दूसरा एमडब्ल्यूए के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये कितने हिस्से में बटा हुआ है, तो मुझे बताएगा एमडब्ल्यू कितने हिस्से में बटा हुआ है? 4 है क्या सर? अरे वाह, देखिए तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। कौन सा? अगर ये आप बता देंगे बिना किताब देखे ना तो मैं मान जाऊंगा। सर बिना किताब तो नहीं पता। देखिए सेल्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। नंबर 2 हो गया एक्सपेंडिचर एक्सेस डिपॉजिट रिसीव, ठीक है, जितना डिपॉजिट मिला उससे आपने एक्सेस एक्सपेंडिचर कर दिया, ठीक है। तीसरा है आपका लॉसेस रिट्रेंचमेंट एंड एरर, ठीक है। और चौथा है मिसलेनियस, ठीक है। ये है वर्कशॉप। जो तीसरा वाला है ना, ये वाला, ये किसी सबहेड में डिवाइडेड नहीं है। क्लियर यस सर। है ना। चलिए, अब चूंकि हम लोगों ने स्टॉक को देखा, स्टॉक इतने सारे हैं, इतने सारे के बारे में कुछ नहीं लिखा है कि आपको अलग से उसमें दिमाग खपाना पड़े, लेकिन एमडब्ल्यूए के हर एक के बारे में अलग अलग लिखा है, तो हम बता देते, आप लोग को यहीं से क्लियर हो जाएगा। फिर हम आगे और कंटिन्यू हो जाएंगे, फिर जो छूट जाएगा उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए, सेल्स ऑन क्रेडिट। सेल्स ऑन क्रेडिट का सिंपल मतलब यही है कि आपने स्टॉक या अपना कोई आइटम किसी ऐसे पार्टी को दिया है जो आपके डिपार्टमेंट का नहीं है या गवर्नमेंट का ही नहीं है। हाँ, एक गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जब मटेरियल जाता है उसको सेल्स ऑन क्रेडिट नहीं कहा जाता है, राइट। तो जब आप किसी ऐसे, जिसको कि मैंने आपको पहले बताया था ना कि जब कोई लोकल बॉडी भी होता है तो उसको हम कल ही मैंने बताया था तो उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, है ना। तो कोई भी प्राइवेट पार्टी होगी हम लोग उसको प्राइवेट पार्टी की तरह ही ट्रीट करेंगे, लोकल बॉडी को भी, पीयूसी को भी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू, ठीक है। तो उसको भी हम लोग प्राइवेट पार्टी की तरह ट्रीट करेंगे। उसको जब भी हम लोग कोई मटेरियल अपने स्टॉक से देते हैं तो उसको पेमेंट तुरंत करना है। अगर 1 महीने के अंदर उसने पेमेंट नहीं किया तो अपन इसमें डाल देते हैं सेल्स ऑन क्रेडिट में, समझ गए। और ध्यान रखिएगा, इसमें जब भी हम अपने डिपार्टमेंट के अलावा किसी दूसरे को देते हैं तो उसमें सुपरविजन चार्ज ऐड कर लेते हैं। सुपरविजन चार्ज के बारे में हम लोगों ने बताया, डिस्कस किया कि नहीं किया है? यस सर। स्टोरेज चार्ज और सुपरविजन चार्ज में अंतर क्या है बताइए तो जरा। स्टोरेज चार्जेस तो सर स्टोर में रखने का होता है, स्टोर में अपना माल पड़ा हुआ है तब का होता है। सर सुपरविजन चार्जेस आई थिंक सर वो जो सुपर हेलो, बोलिए, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर आ रही है। ठीक है, ठीक है। सुपरविजन चार्ज वो चार्ज है जो आप अपने स्टाफ की सैलरी वगैरह पेमेंट करते हैं ना, जो सुपरविजन, जो स्टोर के देखरेख में लगा रहता है, जूनियर इंजीनियर है, स्टोर कीपर है, ठीक है, वहाँ पे असिस्टेंट है, बहुत से लोग हैं वहाँ पे। तो जो उनकी सैलरी में आपने जो खर्च किया है उसका एक डेफिनेट परसेंट निकाल लेते हैं, वो डिपार्टमेंट तय करती है, हमारा तय नहीं करते। और वो डेफिनेट परसेंट दूसरे डिपार्टमेंट से या लोकल बॉडी से लिया जाता है, डिपार्टमेंट से नहीं लिया जाता है, प्राइवेट पार्टी से लिया जाता है, ठीक है। सेल्स ऑन क्रेडिट का मतलब है स्टॉक इश्यूड टू प्राइवेट पार्टी इफ नॉट पेड विद इन दैट मंथ। तो वो मटेरियल सारा का सारा यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा है एक्सपेंडिचर एक्सेस डिपॉजिट रिसीव। इसका एग्जाम्पल क्या है? दूसरे डिपार्टमेंट का आप काम करते हैं, आपको काम करने से पहले पूरा पैसा नकदी में चाहिए, और नकदी मतलब रुपया गिन के नहीं देता है, वो आपको डिपॉजिट देता है, या तो डीडी के तौर पे देता है या तो चेक के तौर पे देता है, ठीक। वो चेक के तौर पे मान लीजिए 40 करोड़ उसने दिया है, राइट, और आप काम कर रहे हैं। अच्छा, कुछ ने सवाल किया था कि क्या
पूरे का पूरा डिपॉजिट 100% डिपॉजिट आपको चाहिए, एक बार में मिल जाता है? नहीं, जरूरी नहीं है। मैंने इसको पहले तो सोचा था कि हाँ एक बार में पूरे का पूरा डिपॉजिट चाहिए, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। शर्त यह है कि जितने रुपए का डिपॉजिट मिला है उससे अधिक का काम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि पूरा काम 100 करोड़ का है और शुरुआत में आपको केवल 20 करोड़ डिपॉजिट मिला है, तो आप 20 करोड़ 1 रुपए का काम नहीं कर सकते हैं, मतलब 1 रुपए का फाजिल काम नहीं कर सकते हैं। 20 करोड़ का काम जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंप्लीट हो जाए काम वही रुकवा दीजिए, वेट कीजिए ताकि दूसरा डिपॉजिट सेकंड इंस्टॉलमेंट मिले। ठीक है, क्लियर इंस्ट्रक्शन यही है कि डिपॉजिट से ज्यादा अगर आपने काम किया है, चाहे वो किसी का डिपॉजिट हो, लोकल बॉडी का हो कि डिपार्टमेंट का हो, दूसरे डिपार्टमेंट का, आपको इसमें डाल देना है। मतलब कि 100 रुपए की डिपॉजिट की जगह आपने 110 रुपए का काम किया तो आपको 110 रुपए नहीं डालना है, केवल 10 रुपए डालना है। एक्सपेंडिचर एक्सेस डिपॉजिट रिसीव, जितने का डिपॉजिट आपको मिला है उससे जो एक्सेस आपने एक्सपेंडिचर किया उसको यहाँ बुक करना है। क्लियर है? हाँ या ना बताइए। यस सर। है ना? लॉसेस, रिट्रेंचमेंट और एरर, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर मान लीजिए कि आपको ये तो पता ही है, स्टॉक वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें, कि पीरियोडिकल इंस्ट्रक्शन होता है जिसको कि स्टॉक टेकिंग कहा जाता है। एक टर्म है स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग का मतलब ये है कि फिजिकल वेरिफिकेशन स्टॉक का होता रहता है, राइट? तो स्टॉक टेकिंग में फिजिकल वेरिफिकेशन तो होता ही है, तो उसके साथ साथ उसकी बुक वैल्यू, उसके साथ में उसका कंपैरिजन किया जाता है। तो मान लीजिए कि बुक वैल्यू में कोई स्टॉक आइटम माने क्वांटिटी और रुपया मतलब कि अमाउंट फिगर में, मान लीजिए कि 100 क्वांटिटी का 1000 रुपए रखा हुआ है, ठीक? अब आपने जब फिजिकल इंस्पेक्शन किया तो 100 की बजाय आपको मिला 99 या 100 की बजाय मिला 101। एक एग्जाम्पल है, 100 की बजाय 100 भी मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों केस में जब आपके पास में 100 आइटम था बुक में, 101 मिला, 100 मिला और 99 मिला, तो जब 100 के 100 मिल जाएगा तब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई झंझट नहीं है। 101 मिल जाए, जैसे ही 1 रुपया आपको फाजिल मिल जाए, समझे कि नहीं? 1 रुपया नहीं, सॉरी, एक आइटम फाजिल मिल जाए, अब इसका क्या करेंगे भैया? इसको आप डिपॉजिट में डाल देते हैं। हर जगह आपको जो पैसा फाजिल में मिलता है, समझ गए, उसको आप डिपॉजिट में डाल देते हैं। जब घटता है, समझे, तब केवल एक आइटम का जो कीमत है उसी को आप इसमें डालते हैं। लॉसेस, रिट्रेंचमेंट और एरर, ये लॉस की बात हो रही है, गेन की बात नहीं हो रही है। इसीलिए तीन के तीनों केस में, इस वाले केस में आप इसको डिपॉजिट, और डिपॉजिट का हेड आप लोग जानते हैं 844 होता है, लेकिन इसको कहाँ डाल देंगे? इसको डाल देंगे पार्ट 5 में, मिसलेनियस में। अपने को पता नहीं है कि कैसे बढ़ गया, समझ रहे हैं, इसलिए इसको डाल देंगे। तो लॉस वो हो गया यहाँ पे जब घटा हुआ मिला। एरर, एरर का मतलब है कि वो गलती से, मतलब मान लीजिए कि 43 आइटम था, उसको गलती से 34 लिख दिया गया है, तो बुक में कम आ रहा है, एक्चुअल में था 43, बाकी से मिलाया तो 43 है, बुक में लिखा हुआ कम आ रहा है, तो कैसे हुआ भाई? चेक के ओ ये तो गलती हो गया, 34 हो गया, ठीक? तो 9 आइटम 34, 9 आइटम जो है आपका एक्चुअल में ज्यादा था, राइट? तो उसको वहाँ एरर को करेक्ट कर लिया गया, ठीक है? और हो गया लॉसेस, रिट्रेंचमेंट और एरर, है ना? रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या? चोरी चकारी, समझे? चोरी चकारी, धोखाधड़ी, कुछ भी ऐसा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में लॉसेस, रिट्रेंचमेंट और एरर में एडजस्टमेंट कैसे होता है? हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है कि एडजस्टमेंट वही तरीके से हो सकता है, या तो राइट ऑफ करके या तो रिकवरी करके, ठीक है? अब इसको मैं मिटाता हूँ और बताता हूँ कि एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, लॉसेस, रिट्रेंचमेंट और एरर का मतलब, ठीक है? राइट ऑफ करके या रिकवरी करके, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है? लॉसेस, रिट्रेंचमेंट और एरर को, है ना? देखिए, मान लीजिए कि लॉस हुआ, ठीक है? लॉस हुआ तो आपको क्या करना है भाई? एरर, अगर लॉस हुआ तो आपको एफआईआर नहीं करनी है, आप लोगों को चेक करना है, ठीक है? नहीं, लॉस में भी एफआईआर करनी है, केवल एरर में खाली चेक करना होता है। एरर में कुछ गलती हो गई हाथ से, क्लरिकल एरर होता है तो उसको ठीक ठाक कर लिया जाता है। अदरवाइज लॉस और रिट्रेंचमेंट के मामले में, ठीक है, या तो गुम हो जाए या तो चोरी चकारी धोखाधड़ी हो जाए, दोनों ही मामले में एफआईआर करते हैं, ठीक है? एफआईआर करने के बाद में कमेटी बनाई जाती है, ठीक है? COMMI होता है ना, ठीक है? और ये जो कमेटी बनती है, ये जाकर के फिजिकल वेरिफिकेशन करती है, बुक का चेकिंग करती है, और चेक करने के बाद में अपना रिकमेंडेशन देती है। रिकमेंडेशन में अगर अपने ही डिपार्टमेंट का कोई आदमी लिप्त पाया जाता है तो उसके ऊपर में कार्रवाई होती है, समझ गए? मान लीजिए कि पैसे की हेर फेर की कोई बात निकल करके सामने आई,
तो उसकी सैलरी में से वसूल किया जाता है। जो उसकी सैलरी में से वसूल किया जाता है उसको कहते हैं रिकवरी। समझ गए? कमेटी के रिकमेंडेशन पे, कमेटी रिकमेंडेशन, ठीक है, कमेटी के रिकमेंडेशन पे अगर संलिप्तता पाई गई स्टाफ की तो क्या होगा? रिकवरी। और संलिप्तता नहीं पाई गई कि नहीं नहीं कोई स्टाफ हमारा संलिप्त नहीं है, ये गलती से हो गया, गलती से आग लग गई, आग लग गई तो स्टॉक जल गया, ठीक, स्टॉक जल गया तो अभी क्या करिएगा? उसको करते हैं राइट ऑफ। उसको क्या करते हैं? राइट ऑफ। ये टर्म जो है आप उसके बाद जो बैड डेट हो जाता है, बैड डेट का कंसेप्ट आप लोगों ने सुना है? बोलिए, बैड डेट का कंसेप्ट आप लोग जानते हैं? नहीं जानते? अरे भैया आप किसी को उधार देते हैं, जानते हैं ना? आप किसी को उधार देते हैं, हाँ, वो कसम खाली कम उधार चुके भी नहीं करेंगे। अब मान लीजिए आपने किसी को अगर 100 रुपए को उधार दिया है, वो कसम खाली उधार नहीं चुकाएंगे, या वो मर ही गया जो उधार लिया था, या भाग गया, तो उसको क्या करते हैं? लास्ट में राइट ऑफ करते हैं। करते ही नहीं करते? ऐसा ही एरर और रिटेंचमेंट के मामले में भी होता है, ठीक है? हो गया ना? चलिए, यस सर। चौथा वाला मामला क्या है? मिसलेनियस। हाँ, चौथा वाला मामला क्या है? मिसलेनियस। ये मिसलेनियस के मामले को समझने के लिए आप लोगों को एक पारा में बताता हूं, उसको पढ़िए, ठीक, और उसके बाद आप लोग मिसलेनियस समझ पाइएगा, नहीं पढ़िएगा तो नहीं बुझाएगा, ठीक है? चलिए, जो मैं पारा बोल रहा हूँ मिसलेनियस, उसको पढ़िए जरा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? MWA 13.4.5 पढ़िए, 13.4.5 पढ़िए जरा। The head other item is meant for all debit, the allocation of which is not known or which cannot be adjusted until recovery or settlement is effected or right of order. The following are cited as an examples. Debits, the classification of which cannot be determined at once. Recoverable debits not pertaining to the account of a work, and recoverable outstanding appertaining to work and the account of which are closed wide paragraph 10.5.19 and 10.6.8. वेरी गुड, ठीक है। इसका मतलब क्या कह रहा है? 3 केसेस दिए गए हैं इसमें, जो आपको डालने किसमें? इसमें मिसलेनियस में, ठीक है। तो केस कौन से हैं? मिसलेनियस वाला है, ठीक है। अपन क्या पढ़ रहे हैं? 799, उसके नीचे MWA, उसके नीचे मिसलेनियस, है ना। और मिसलेनियस के कितने पढ़ रहे हैं? 3 केस, A, B और C, है ना। तो मिसलेनियस कौन सा वाला? चौथा वाला, 4th है मिसलेनियस, है ना। इसमें 3 केस कौन से हैं? अच्छा, 3 ही केस नहीं है, ये 3 केस एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए। पूल जरूर कुछ भी, मतलब ऐसा कोई भी खर्चा जो आपका हो गया है पर मिला नहीं, साधारण सी बात समझिए, और पता नहीं है कि कहां डाल दे। तो कुल मिलाकर के MWA एक तरह का एडवांस है। MWA क्या है? एक एडवांस है। एडवांस का मतलब CPWD का खर्च, समझे। लेकिन ये आपको मिला नहीं है, पता नहीं चल रहा कि कहां से मिलेगा, समझ रहे हैं। तो अपने को इसमें डाल देने का, मिसलेनियस में। ये 3 एग्जांपल्स हैं। ये नहीं काम करता, ये पतला है, फिर भी रख लेते हैं। चलो ठीक है, चलो। तो एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? डेबिट द क्लासिफिकेशन ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऐसा कोई हमारा खर्चा हो गया है जिसका हमको क्लासिफिकेशन पता नहीं चल रहा है, समझे। हमको पता नहीं चल रहा है कि कौन से हेड में डालते हैं। जब नहीं पता चल रहा है तो तब तक हम लोग टेम्पोररीली इसमें डाल देते हैं, ठीक है। डेबिट हो गया है DR, ठीक है, नॉट डिटरमाइंड, समझे कि नहीं। जब तक नहीं पता चल रहा तब तक इसमें डालेंगे। जैसे पता चल गया यहाँ से माइनस करेंगे और जिस हेड में डालना वहां डाल देंगे, ठीक। मान लीजिए कि काम हो रहा है, ठीक है, काम होते होते कुछ भी ऐसा सामान जो इंपॉर्टेंट है लग गया, ठीक। इनॉग्रेशन में फूल माला डाल देना है किसी को, या कुछ और। मान लीजिए कि कोई आदमी एक्सीडेंट कर गया और उसने मुआवजा मांग लिया, अब मुआवजा बहुत ज्यादा हो गया, ठीक। हम उसको ही नहीं पता चल रहा है कि हम कहाँ डालेंगे। अच्छा, पता चलने की बात नहीं है, आप ऐसे भी डाल सकते हैं क्योंकि सस्पेंस है ना। आप उसको उसमें 799 के मिसलेनियस में डाल दीजिए, ठीक है।
टेम्पोररी, मान लीजिए अपने को अभी फुर्सत नहीं है कि हम उसका हेड तलाश करें, तो कहाँ डाल देगी, तो सर 799 के आप MWA के पार्ट 4 में डाल दीजिए उसको, ठीक है, मिसलेनियस में, ठीक है, डिटरमाइन करेंगे, अपने को पता है हेड, लेकिन अपन बाद में करेंगे, अभी फुर्सत नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं बुकिंग करनी है, आप इसको आराम से बुक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये सस्पेंस है, आप यहाँ से माइनस कीजिएगा और जब आपको फुर्सत मिल जाएगा आप प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा केस एक और बनता है, मान लीजिए कोई एक खर्चा है, ठीक, जो कि एक जगह गिरता है और अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर के लिए वो बुक होना चाहिए, उसके अलग अलग अपने अपने अकाउंट में, जैसे कि आपने मान लीजिए कोई बड़ा काम करवाया है, तो बड़ा काम में आप बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक खर्च गिर गया, अभी क्या कि आप उसको लेटर स्टेज में दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अभी आपको फुर्सत नहीं है, जल्दी जल्दी उसको आपको मंथली अकाउंट क्लोज करना है, आप चुपचाप यहाँ डेबिट में डाल दीजिए, समझे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सिंपल ये है कि डेबिट वो खर्चा जो अभी डिटरमाइंड नहीं किया गया है, डिटरमाइंड किया जा सकता नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि हम हेड भूल गए हैं, हमको हेड पता है, फुर्सत नहीं है, बाद में करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वजह क्या है, सस्पेंस है जी, इसको तो लास्ट में 0 होना है, और सस्पेंस में जितना बैलेंस पड़ा रहेगा उतना ही खोपड़ी पर हथौड़ी पटकते रहेगा अपना अकाउंट ऑफिसर, मतलब CPWD का अकाउंट ऑफिसर उसका पाओ है, पेन अकाउंट ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट ऑफिसर AG है, हम देखेंगे भैया सस्पेंस MW, क्योंकि फॉर्म 70 होता है, MWA के लिए जो आता है वो होता है CPWA 70, यार जो है ना, ठीक है, CP कहाँ काम कर रहा है, ठीक है, CPWA 70, ये फॉर्म 70 में हर महीने अकाउंट जाता है AG ऑफिस को, ये MWA का पूरा चारों का चारों, समझे, जब जाएगा AG ऑफिस खोल के देखेगा, अरे बाप इतना ज्यादा इसमें आउटस्टैंडिंग है, तुरंत इसको हटा दिया से, तो ये क्यों करके रखा हुआ है, इसलिए करके रखा हुआ है कि सर अभी हेड डिटरमाइन नहीं किया, तो डिटरमाइन करो, उसको हटाओ यहाँ से भी, यहाँ पे रखने का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बनता है, रिकवरेबल डेबिट नॉट पर्टेनिंग टू द अकाउंट ऑफ वर्क, ऐसा कोई डेबिट जो अकाउंट ऑफ वर्क से पर्टेन नहीं करता, क्योंकि हमारे पास जो काम चल रहा है वर्क का हेड अपने पास डिफाइन किया हुआ है, रोड बनेगा तो 3054 में बनेगा, PWD का वर्क का काम होगा, बिल्डिंग होगा तो 2216 में होगा, नॉन बिल्डिंग का ऑफिशियल बिल्डिंग होगा तो 2059 में होगा, ठीक है, अपने पास में वर्क का प्रॉपर हेड डिफाइन किया हुआ है, राइट। लेकिन अगर कोई ऐसा रिकवरी है जो कि हेड से रिलेटेड है ही नहीं, समझ गए, ऐसा पॉसिबल है, पर वो रिकवरी हो नहीं गई है, ध्यान से समझिएगा, मैं पहले बोल देता हूँ, वो रिकवरी हो नहीं गई, हो जाएगी तो खत्म ही कर देना है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने कॉन्ट्रैक्टर के फेवर में कुछ काम कर दिया है, कुछ भी कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ में, राइट, और वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, तो वो तो वर्क का हिस्सा नहीं हुआ ना। याद है आपको कल हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ाया था चैप्टर 10 में कि आपको कॉन्ट्रैक्टर को कोई भी अनड्यू बेनिफिट नहीं देना है, और अगर इस तरह का कोई बेनिफिट दे दिया गया है तो उसको अदर कॉन्ट्रैक्टर के अदर ट्रांजेक्शन वाला हिस्सा आपको याद आ रहा है? यस सर, यस सर। हाँ, तो उसमें जो भी आप उसको मैंने ऐसा कोई बेनिफिट दे देते हैं जो रिकवरेबल है, समझे, पर रिकवरी हुई नहीं है, तो आप उसको इसमें डाल देंगे बी में, ठीक है। रिकवरी फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, अदर देन वर्क, ठीक है, जो कि वर्क में नहीं हो सकती है, पर रिकवरी हो नहीं गई है, पहले बताता हूँ, तो एडवांस देना खर्चा है हमारा। और तीसरा केस क्या है, रिकवरेबल आउटस्टैंडिंग अपरटेनिंग टू वर्क, ठीक है, द अकाउंट्स ऑफ विच आर क्लोज्ड, इसमें अकाउंट ऑफ विच आर क्लोज पर रिकवरेबल है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग अपरटेनिंग टू वर्क, देखिएगा यहाँ पे वर्क से रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि वर्क से रिलेटेड नहीं है, ठीक, लेकिन ये रिकवरेबल है, लेकिन ये 10.5.19 में उसको डिफाइन किया गया है। एक बार जरा हम 10.5.19 देखेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या लिखता है, देखिएगा, लिखता है 10.5.19 कि वो वर्क से रिलेटेड रिकवरी है, अभी हुई नहीं है, रिकवरेबल है, ठीक है, लिखता है द अकाउंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर शुड बी क्लोज्ड एज सून एज हिज कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, ठीक है, और उसको तुरंत पेमेंट भी करना है, पर मान लीजिए वो पेमेंट करने के लिए आया ही नहीं, पेमेंट लेने ही नहीं आया, ठीक है। If he does not take final payment for more than 1 month after the final bill has been passed, a note to his effect should be recorded on the bill, ठीक है, और फिर उसको आप कहाँ डाल देते हैं, उसको आप डाल देते हैं उसके डिपॉजिट के पार्ट 4 में, सम ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर ऑन क्लोज्ड अकाउंट, ये 8443 का पार्ट 4 में आप डाल देते हैं, ठीक। और फिर भी वो मान लीजिए अगर नहीं आता है, अल्टीमेटली वो आता ही नहीं है, तब आपको पता है कि उसको डालना है आपको इसमें रेवेन्यू रिसीट में, ठीक है। लेकिन इस तरह का कोई भी मामला बनता है जो कि वर्क से रिलेटेड है,
और कॉन्ट्रैक्टर ने वो काम कर लिया है, अकाउंट क्लोज हो गया है, और अकाउंट क्लोज होने के बाद में कोई रिकवरी आ रही है, ठीक है, तो उस तरह की रिकवरी को आप, रिकवरेबल अमाउंट है उसको आप इसमें डालेंगे। मतलब कि आपको समझना होगा कि आपका मिसलेनियस वो है जो आप कहीं और नहीं डाल सकते हैं, किसी और पर्टिकुलर बुक, आपको अल्टीमेटली फाइनल हेड में डालना है, कोई भी खर्चा आपको फाइनल हेड में डालना है, एनी एक्सपेंसेस इन फाइनल हेड, ठीक है, इन फाइनल हेड। और फाइनल हेड का मतलब है प्रॉपर मेजर हेड, 2059 हो जाए, ठीक है, 3054 हो जाए, 2216 हो जाए, कोई भी प्रॉपर हेड में आपको डालना है, खर्चा बुक करना है, ठीक है, और डालने का मतलब डेबिट करना है, ठीक है, डेबिट करना है। अब अगर यहां नहीं डाल पा रहे हैं तब चुपचाप से 799 MWA पार्ट 4 में डाल दीजिए, समझ गए? Okay, sir. है ना? चलिए, तो ये हमने देखा कौन सा MWA। लास्ट में हमारे पास में बच गया वर्कशॉप, हम एक बार उसको देख लेते हैं। और वर्कशॉप को देख लेने के बाद में, ये रहा वर्कशॉप, वर्कशॉप को देख लेने के बाद में जो भी कुछ छूट गया होगा हम उसको चैप्टर में से इंक्लूड कर देंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कुछ छूटेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अब हमारे पास में लास्ट क्या बच गया? वर्कशॉप। वर्कशॉप क्या है? देखिए, वर्कशॉप एक तरह की फैक्ट्री है, छोटी मोटी, ठीक है, फैक्ट्री भी हो सकती है। फिर हमारे यहाँ टूल्स एंड प्लांट्स होते हैं, टूल्स एंड प्लांट्स जो हमारी मशीनरी है वर्क में जाती है, वहां पर कुछ टूट फूट हो गया, कुछ रिपेयर का काम चलेगा। हर बार हम किसी बाहरी एजेंसी को थोड़ी देते हैं, उसको रिपेयर करने के लिए हमारे पास वर्कशॉप होता है। एक्चुअल में ऐसा वर्कशॉप मैंने देखा भी है, एग्जिस्ट करता है। जब मैं गुजरात में था वहां पर मैकेनिकल डिवीजन में इस तरह के वर्कशॉप हुआ करते थे। उन वर्कशॉप में जो भी काम होता है वो एक तरह का एक फैक्ट्री जैसे काम करता है ना, वैसे, यानी कि उसमें जो आता है प्रॉफिट गेन, उस तरह का काम होता है, ठीक है, वो गवर्नमेंट के अकाउंट की तरह नहीं होता है। तो उसमें जो भी आप काम करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, वो अल्टीमेटली, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कोई भी खर्चा होगा तो फाइनल रेट में बुकिंग करनी है, पर वर्कशॉप में आपने टूल्स एंड प्लांट्स की आपने रिपेयर मेंटेनेंस करवाई, रिपेयर, ठीक है, इसके लिए कौन सा फाइनल हेड है? अल्टीमेटली टूल्स एंड प्लांट्स को किसी न किसी वर्क में यूज किया जाना है, लेकिन जब आप टूल्स एंड प्लांट्स से रिपेयर करवाते हैं इसका तो कोई फाइनल हेड है नहीं, इसीलिए आप इसको उसमें डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं वर्कशॉप में, ठीक है। उसके अलावा वर्कशॉप में और कौन सी तरह की चीज हो सकती है भाई? कोई तरह का सामान बनता हो। अब आप देखिए वर्कशॉप में क्या कह रहा है, 13.5.1, इसको आप लोग यहाँ पे आ जाइए, पेज नंबर 127 मेरे बुक के हिसाब से है, आप लोग एक बार इसको देखिए। कहता है व्हेन अ वर्कशॉप हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, कोई वर्कशॉप एस्टैब्लिश किया गया है, द अकाउंट ऑफ विच आर केप्ट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स इन चैप्टर 14, उसके लिए अलग एक चैप्टर ही बनाया गया है, हम लोग वहां पे जाके देख लेंगे। All direct outlay on the job executed on other operation of the workshop is passed to a suspense head workshop suspense, and a separate account is kept under it for each job and operation. So all charges relating to each may be collected, and charge of a general nature may be suitably distributed over all the jobs and operational affected. इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसमें जो भी टूल्स एंड प्लांट्स का रिपेयर कर रहे हैं, किसी एक इसमें जो भी खर्चा लगा, मान लीजिए कि इसमें खर्चा पूरे महीने में लग गया है 50,000, ये 50,000 रुपए का जो खर्च है आपको किसी एक ही काम में डेबिट नहीं कर देने का है, यहाँ आपको माइनस करना है ना जी हर हाल में, और किसी एक काम में नहीं। उस समय जो भी काम में आपका मशीनरी यूज हुआ है, जिस काम में, उसमें इक्विटेबली उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखता है? सो दैट ऑल चार्जेस रिलेटिंग टू ईच, अब यहाँ केवल टूल्स एंड प्लांट से रिलेटेड नहीं है, जब आप वर्कशॉप में जाएंगे आप देखेंगे दूसरे कई सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। ऑल चार्जेस रिलेटेड टू ईच, ठीक है, may be कलेक्ट कर लिया गया, एंड चार्जेस ऑफ अ जनरल नेचर may be suitably distributed over all of the jobs and operational affected before the total cost recoverable is determined, ठीक है। तभी उसके जॉब में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ठीक है। 13.5.2 कहता है रिकॉर्डेड एक्सपेंडिचर ऑन जॉब इज रिमूव्ड फ्रॉम द सस्पेंडेड ओनली व्हेन एंड टू द एक्सटेंट दैट an adjustment is affected against the deposit received or against the service or the other head concerned. इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वर्कशॉप में जो आपने खर्च किया है इसको कब राइट ऑफ, इसको माइनस कब करेंगे? या तो 50,000 आपको डिपॉजिट में मिल जाए किसी से, समझे, 50,000 मिल गया आपको डिपॉजिट में, आप यहाँ माइनस कर देंगे, हमने खर्च किया था अब हमको वापस पैसा मिल गया, पहला खत्म। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है किसी काम में ये यूज हो जाए, ठीक है, एनी वर्क में,
किसी काम में ये यूज हो जाए, ठीक है, कोई काम में यूज हो जाएगा तो वो जो जिस काम में हुआ, मान लीजिए कि 2059 के हेड में हुआ तो हम उस काम में उसको डेबिट कर देंगे इक्विटेबली, ठीक है। कहीं ना कहीं तो आपने जो खर्च किया है, मैंने आपको पहले बताया, ये क्या एक एडवांस है, आपने खर्च कर दिया है, अब आपको वापस चाहिए तो वापस कौन देगा? वापस या तो डिपॉजिट से पैसा मिल जाए और नहीं तो आप काम में खर्चा कर दीजिए, ठीक है, उसको यहाँ से माइनस कर दीजिए और काम में बुक कर दीजिए। सस्पेंस ही तो है, आपको अल्टीमेटली इसको माइनस ही तो करना है, ठीक है। तीसरा कह रहा है 5.3 ऑन अ कंप्लीशन ऑफ अ जॉब ऑल आउटस्टैंडिंग चार्जेस ऑन इट मस्ट बी डेबिटेड एज सून एज पॉसिबल। जैसे जॉब कंप्लीट हो जाए जितना आउटस्टैंडिंग चार्ज है फटाफट डेबिट कीजिए उसको, समझे, जितना जल्दी हो सके, टू द हेड कंसर्न, जो उसके कंसर्न हेड है, मैंने इसकी बात हो रही है, ठीक है। आगे, बट इन द केसेस वेयर दिस कैन नॉट बी डन एज द केस ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एक्सेस ऑफ द डिपॉजिट रिसीव्ड द अनएडजस्टेड अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द हेड MWA। सिंपल बात है, समझे, उसका भी यही है कि जितना डिपॉजिट आपको मिला उससे ज्यादा आपने खर्चा कर दिया तो फिर इसको फट से MWA में ले जाइए, MWA पार्ट 2 में। यहाँ भी तो सकता है आपको, वर्कशॉप में आपको डिपॉजिट 50,000 का मिला है, ठीक है, और आपने काम कर दिया है 60,000 का, है ना, तो 10,000 आपको ज्यादा हो गया ना जी कर, हाँ, तो MWA पार्ट 2 में तो जेबे करेगा, हम तो बोल ही रहे पार्ट 2 में वर्कशॉप से भी। यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि आपका एक सस्पेंस से दूसरे सस्पेंस में भी ट्रांसफर किया जाता है और होना भी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल मेरा पर्पस क्या है, सस्पेंस एक टेम्पोररी हेड है, अपने को अल्टीमेटली वहां पे जीरो करना है। आज हमने रखा है जिसमें भी, चाहे डेबिट में रखा हो या क्रेडिट में, तो उसका रिमूवल होता है, इसके लिए जो वर्ड यूज किया गया रिमूवल, वो हम पहले पारा में देख लेंगे, ठीक है। रिमूव करते हैं वहां से और उसको दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, तो रिमूव करने का तरीका वही है, डेबिट का क्रेडिट नहीं होता है, डेबिट का माइनस डेबिट, क्रेडिट का माइनस क्रेडिट, so that ultimately it comes to the end at 0.0, ठीक है। आगे 13.5.4 the detailed account of the transaction under this head should be kept in a suitable form prescribed in accordance with the rule in paragraph 14.1.3। इसके लिए एक वर्कशॉप का सुटेबल फॉर्म होता है जिसको पारा 14.1.3 में दिया गया है। तो एक बार हम जरा 14.1.3 देख लेते हैं तो उसमें कौन सा पारा दिया हुआ है, कौन सा फॉर्म दिया हुआ है। लेजर वर्कशॉप विद स्पेशल प्लांट मशीनरी ट्रीटेड सेपरेट सब डिवीजन, जो भी है वर्कशॉप अकाउंट के बारे में, इसमें ऐसा कोई भी पारा नहीं दिया, सॉरी कोई भी फॉर्म नहीं दिया हुआ। इसमें ये दिया हुआ है कि द एग्जैक्ट फॉर्म इज टू बी यूज्ड एंड द प्रोसीजर टू बी ऑब्जर्व्ड विल बी सेटल्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, ठीक है, कंसर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ पीट वर्कशॉप इन कंसल्टेशन विद द ऑफिस ऑफ चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि वर्कशॉप के लिए जो फॉर्म होगा, ठीक है, इसके लिए जो फॉर्म होगा, फॉर्म वो कौन डिसाइड करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और किसके सलाह पर? @CCA, चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट की सलाह पर। इसका कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं दिया गया है, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ 799। अभी हम लोगों ने 8658 नहीं पढ़ा है, तो हम लोग आते हैं 8658 पे, ठीक है। 799 को मिटा दे, ये माइनर हेड हम लोगों ने देख लिया है, क्लियर? यस सर। 8658 भी दरअसल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, लेकिन क्योंकि बुक में कुछ बातें रह गई होंगी जो डिस्कस करना जरूरी है, हम लोग उसको जरूर देख लेंगे ताकि ये पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं शुरुआत से। शुरुआत में हम लोगों ने देखा स्टॉक, MWA वर्कशॉप, उसके बाद में हम लोगों ने उसके नीचे के पैराग्राफ को पढ़ा। द अबव मेंशन हेड आर ऑफ टेम्पोररी कैरेक्टर, मैंने पहले बता दिया है, सस्पेंस हेड टेम्पोररी कैरेक्टर का होता है और ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड अंडर देम आर अल्टीमेटली रिमूव्ड। दूसरा वर्ड जो की वर्ड है, देखिए सस्पेंस क्या है, एक पहला वर्ड है टेम्पोररी कैरेक्टर, समझे, ट्रांजेक्शन जो होता है पहला, दूसरा रिमूव किया जाता है, तो रिमूव करने का तरीका ही यही है कि प्लस एंट्री को माइनस एंट्री करते हैं, समझे, प्लस डेबिट को माइनस डेबिट और प्लस क्रेडिट को माइनस क्रेडिट, रिमूव करते हैं, या पहले अगर माइनस है तो उसको प्लस करेंगे, अल्टीमेटली रिमूव करना है, ठीक है। आइदर बाय पेमेंट और रिकवरी इन द कैश और बाय एडजस्टमेंट। रिमूव करने का 3 तरीका है, ठीक है, बाय पेमेंट, ठीक है, रिकवरी और एडजस्टमेंट। हम पेमेंट नहीं करते हैं, हम पेमेंट रिसीव करते हैं, समझे। पेमेंट कर भी सकते हैं बिल्कुल, अगर पहले माइनस है तो प्लस करेंगे, पेमेंट कर देंगे तब ना रिमूव होगा, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आपको इन एडिशन टू द अबव मेंशन सस्पेंस हेड ऑफ अकाउंट इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया द माइनर हेड 129 मटेरियल परचेज सेटलमेंट सस्पेंस,
ठीक है, तो ये वाला अब आ गया 8658 का 00129 MPFSA। ठीक है, ये एडवांस नहीं है, ये अकाउंट है, मटेरियल परचेज सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो अपने को इसके बारे में मैंने पहले डिस्क्राइब कर दिया है कि स्टॉक जब हम परचेज करते हैं वहां से अगर हमने सेम मंथ में पेमेंट नहीं किया है तो ही आप इसको इसमें डालते हैं 8658 में, है ना। लेकिन इसमें एक पारा और लिखा हुआ, वो ये कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिनको मटेरियल के रिगार्डिंग को एक्सपर्टाइज नहीं होता है, ऐसी स्थिति में उनको DGF ND, डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इनसे आप परचेज कर सकते हैं। इनका ईजेम नामक पोर्टल है, ईजेम, जेम ही है जी, देख लीजिएगा कंफर्म हो, ठीक है, जेम्स ना, हाँ जेम्स नामक पोर्टल, राइट। इनका जेम्स नामक पोर्टल है, आप इस पे जाइए। अच्छा, ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट पार्टी नहीं कर सकती है, आप और मैं भी टेबल कुर्सी खरीदना चाहें इससे खरीद सकते हैं, यहाँ सस्ता सस्ता भी मिलता है, समझे सर। ये तो जेम्स में ये लिस्टेड रहता है, ये हाँ मटेरियल लिस्टेड रहता है। हाँ, ठीक है, तो आप जेम से परचेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक, जेम से परचेज करने के लिए CPWA कोड का अपेंडिक्स 7CB दिया हुआ है, जो पेज नंबर 232 में, मैंने वहां जाके देखा, ऐसा कोई खुराफात वाली बात वहां नहीं लिखी हुई है। ठीक है, बाकी इसको जब आप ट्रांसफर एंट्री पढ़ेंगे वहां देखेंगे कि DGSND एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, CPWD भी दूसरा डिपार्टमेंट है, तो दोनों के बीच में एडजस्टमेंट हो रहा है। उसके लिए हमने एक 129 वाला मटेरियल परचेज सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट रखा हुआ है। उसमें आपको पेमेंट कब करना है, तो भाई आप जब मटेरियल रिसीव करते हैं उसका वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद पेमेंट करते हैं। वेरिफिकेशन दोनों तरीके से होता है, क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज। जितना हमने ऑर्डर किया था 100 आइटम, तो 99 तो नहीं दे दिया है, और क्वांटिटी वाइज हो गया क्वालिटी वाइज, जिस क्वालिटी का हमने मांगा था। अब देखिए मेरे पास में 2 मार्कर है, राइट, एक मार्कर है पतला वाला और एक मार्कर है मोटा वाला। ठीक है, ये है पतला वाला, ये है मोटा वाला। ठीक है, तो अगर हमने मोटा वाला मांगा तो पतला वाला तो नहीं दे दिया, यही क्वालिटी का फर्क होता है, समझ गए। तो अपने को वेरिफिकेशन करना होता है, लेकिन DGSND के मामले में ऐसा नहीं है, अपने को मटेरियल रिसीव होगा फिर वेरिफिकेशन करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। भाई कैसे कर सकते हैं, रेलवे रिसीट से भी वो पेमेंट मांग सकता है और अपने को पेमेंट करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में 129 ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि रेलवे रिसीट है ना, आपने यहाँ पे मजबूरी में पेमेंट किया है, लेकिन अल्टीमेटली जब तक आप उसको रिसीव नहीं करेंगे, वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, आप उसके प्रॉपर हेड में बुक नहीं कर सकते। इन स्टॉक का जो आपका हेड है ना, तो ऐसी स्थिति में आप उसको कहाँ डाल देंगे, इसमें। मामला समझ में आया? यस सर। सर ये 8658 के पब्लिक अकाउंट के थ्रू आया होगा ना? बिल्कुल सही। और ये 2059 जो पहले अपन ने लिया था वो आया रेवेन्यू रिसीट में? नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, कंसोलिडेटेड एक्सपेंडिचर, हाँ हाँ हाँ, एक्सपेंडिचर में है ना सर? हाँ ठीक है, और वो कंसोलिडेटेड के थ्रू होगा फिर? हाँ बिल्कुल। ओके ओके सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। आगे में आता है बिसाइड द अबव मेंशन्ड सस्पेंस हेड माइनर हेड 107 कैश सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये आपका 13.1.1 का लास्ट पारा है। इसमें लिखा हुआ है कि बिलो मेजर हेड 8658, यहाँ पे कैश सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट को हम लोग देख लेते हैं, हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। 00107 इसको क्लोज कर दिया गया है, समझे। कब से क्लोज किया गया है? 1/4/1993 से ना जी, 93 से क्लोज किया गया है ना। हाँ, पहले तो आपने 1493 बताया। अगर मैंने पहले बताया था तो बिल्कुल सही बताया होगा, बिल्कुल है। ठीक है, 93 में क्लोज कर दिया गया। और किसके किसके साथ रखा गया? केवल 2 के साथ में, सेक्रेटेरिएट और डिफेंस, समझे। हाँ राइट। तो अब अगर क्लोज कर दिया गया तो बाकी डिपार्टमेंट के साथ में कौन सा ट्रांजेक्शन चलता है? उसको कहते हैं कैश सेटलमेंट ट्रांजेक्शन। क्या कहते हैं? कैश सेटलमेंट। क्लियर है? कैश सेटलमेंट का मतलब पहले पैसा दीजिए तो फिर बाद हम काम करेंगे, समझ गए। चलिए आगे, मटेरियल परचेज सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट के बारे में जो लिखा हुआ है वो हमने बता दिया है आपको। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ,
13.2.2 एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाएगा। 13.2.2 वो है ओमनीबस ट्रांसफर एंट्री। ओमनीबस ट्रांसफर एंट्री क्या है भैया? जैसे ही आपके पास में स्टॉक आता है, चाहे परचेज से आवे या आप देते हैं, चाहे उसको दे सेल्स ऑन क्रेडिट में, ठीक है, चाहे उसको दे मटेरियल ब्रॉट एट साइट पे, किसी तरीके से आपका स्टॉक अगर आपके पास में आओ या जाओ, आपको ओमनीबस ट्रांसफर एंट्री में उसकी एंट्री करनी पड़ती है। ठीक है, हेलो, किसी को कोई डाउट है? इसका बोलिए, सर बोलिए। ओमनी बस ट्रांसफर का कुछ फॉर्म होता है क्या, कुछ होता है क्या, कैसे करते हैं इसको? फिफ्टी एक थ्री मिनट है। देखिएगा, बुक ऑफ फॉर्म, कंट्रोल एफ, 53 53 है। दिख रहा है? मेरा दिख रहा है आप लोग को? Yes, sir. दिख रहा है? सर मुझे फॉर्म तो नहीं दिखाई मैम, दे दिख रहा, रहा है वही दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? आपका वो PDF। फॉर्म दिख रहा है? नहीं, हाँ या ना बताइए। नो सर, फॉर्म नहीं दिखाई दे रहा। MSOAE यही जो आपने सर्च कर रहे हैं ना, जहाँ से ऐसे ऑनलाइन PC 21 फुल बुक ये पाथ वाला दिखाई दे रहा पूरा। मैं समझ गया, ठीक है, मैं समझ गया। अभी बोलिए। यस सर, अभी आ रहा है। है ना? देखिए, फॉर्म 53 है, ओमनीबस ट्रांसफर एंट्री ऑर्डर ऑफ स्टोर्स रिसीव्ड ड्यूरिंग अ मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि स्टोर्स के लिए आपको, स्टोर्स रिसीव्ड के लिए, पेमेंट के लिए नहीं, समझ रहे हैं, केवल रिसीव के लिए ओमनीबस ट्रांसफर एंट्री आपको एंट्री करनी है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें आपको कौन से कॉलम दिए गए हैं। डेबिट का रुपए में, सन्ड्रीज एंड टू परचेज क्रेडिट, तो परचेज करेंगे तभी ना आप रिसीव करिएगा, है कि नहीं? उसका सीरियल नंबर, एमबी नंबर ऑफ पेज, क्योंकि आप परचेज करते हैं तो एमबी में एंट्री करते हैं, है ना? नंबर ऑफ डेट ऑफ इंडेंट, नेम ऑफ सप्लायर, कौन से सप्लायर से लिया है, पर्टिकुलर सप्लाई, नेम ऑफ आर्टिकल्स, क्वांटिटीज एंड रेट, फिर डेबिट का शेड्यूल डॉकेट नंबर, नेम ऑफ द वर्क, अमाउंट, पेमेंट ड्यूरिंग द मंथ में वाउचर नंबर, अमाउंट एंड अथॉरिटी फॉर परचेज वेयर नेसेसरी। तो आपने क्या देखा इसमें? ओमनीबस ट्रांसफर एंट्री में केवल स्टोर्स रिसीव्ड के बारे में ही आपको पढ़ना है। क्लियर हुआ है ना? बताइए। यस सर। फॉर्म 53 भी दिखा दीजिए सर। फॉर्म 53 भी दिखा दें? हाँ सर। देख लीजिए। देखिएगा, ये है आपका फॉर्म 53। ठीक है, PW7 फॉर्म 53 ट्रांसफर एंट्री ऑर्डर। ठीक है, इसको आप लोग ट्रांसफर एंट्री करते हैं। इसके बारे में हम ट्रांसफर एंट्री का पूरा चैप्टर ही पढ़ाएंगे, आपको प्रॉब्लम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नंबर, डेटेड, पार्टिकुलर्स ऑफ द ट्रांजेक्शन, रीजन फॉर ट्रांसफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ट्रांसफर एंट्री करते हैं आपको रीजन देना पड़ता है, बिना रीजन के आप ट्रांसफर एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, नंबर ऑफ डेटेड, एडजस्ट इन द अकाउंट ऑफ, या मेजर हेड पूरा लिखना पड़ता है, पूरा मेजर हेड। ठीक ये है, सैंक्शन कौन कहता है सर? सैंक्शन नीचे में डिविजनल ऑफिसर, डिविजनल नीचे में ऑफिसर, लिखा ओके हुआ, सर। देखिए नीचे लिखा हुआ डिविजनल अकाउंटेंट, डिविजनल ऑफिसर दोनों। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे और इंपॉर्टेंट है जो नीचे में लिखा हुआ, डेट एंड साइन के बाद में अ ट्रांसफर एंट्री शुड बी सेट फॉर सच एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करना चाहिए ऑफ द करेक्शन और एडजस्टमेंट प्रपोज टू बी मेड एज वुड एस्टेब्लिश क्लियरली द करेक्टनेस एंड नेसेसिटी ऑफ द एंट्री। तो ये नेसेसिटी बहुत जरूरी है, समझे? करेक्टनेस भी होना चाहिए और नेसेसिटी भी होना चाहिए। ठीक है, इन केस ऑफ करेक्शन इन्वॉल्विंग रिडक्शन इन चार्ज, मतलब अगर खर्च में कटौती करना हो अगेंस्ट एस्टिमेट ऑफ वर्क, इट इज एसेंशियल नॉट ओनली दैट full particulars of the voucher and accounts in which the erroneous charge originally appeared are specified, but also that the circumstances in which the charge were allocated wrongly। इसका मतलब आपको बताना होगा कि पहले आपने ज्यादा पेमेंट काहे किया था,
ये बहुत आफत का चीज है, इतना आसान नहीं। समझ गए? हेलो, जी सर। है ना? चलिए, तो ये हो गया मामला पूरा। हम लोगों ने देख लिया आपको ओमनीबस ट्रांसफर एंट्री को, ये 53A में था। अ सिंगल ट्रांसफर एंट्री ऑर्डर नोन एज ओमनीबस ट्रांसफर एंट्री, वी आर रीडिंग 13.2.2। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ओमनीबस ट्रांसफर एंट्री, OTO, फॉर्म 53A। ठीक है, ये स्टोर रिसीव्ड के मामले में होता है, स्टोर रिसीव्ड के मामले में, पेमेंट के सप्लाइड के मामले में नहीं। ठीक है, स्टोर रिसीव्ड के मामले में आपने ओमनीबस ट्रांसफर एंट्री करी है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे ही एज सून एज मटेरियल फॉर वर्क आर रिसीव्ड फ्रॉम अ सप्लायर अ डेबिट एंट्री शुड बी मेड। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आपको सप्लायर से रिसीव हुआ है मटेरियल रिसीव्ड, ठीक है, आप डेबिट एंट्री करेंगे। समझे? जैसे ही मटेरियल रिसीव हुआ आपको डेबिट एंट्री करनी है। ठीक है, एट वंस इन द वर्क एब्स्ट्रैक्ट इन द कॉलम, और वो डेबिट एंट्री कहाँ करनी है? वर्क एब्स्ट्रैक्ट में, वर्क एब्स्ट्रैक्ट में करनी है। वर्क एब्स्ट्रैक्ट हम लोगों ने पढ़ा है ना, याद आ रहा है? उसमें मटेरियल वाला कॉलम था, उसमें करनी है। ठीक है, राइट, वर्क एब्स्ट्रैक्ट में करेंगे, है ना? इन द कॉलम कंसर्न विद कॉन्ट्रैक्टर्स अदर ट्रांजेक्शन सस्पेंडेड मटेरियल और फाइनल चार्जेस, जिसमें भी आपको लगे तो वहां पे जरूरी है आपको करना है। एज द केस में भी should be made in the omnibus transfer entry referred to at one above, brief particulars of the transactions being noted for purpose of identification। इसका मतलब दोनों में एंट्री करनी है, ओमनीबस ट्रांसफर एंट्री में भी और वर्क एब्स्ट्रैक्ट में भी। क्लियर? तीसरा कह रहा है, इफ एनी आइटम ऑफ सप्लाई बी पेड for during the same month, the amount paid should be noted in the relevant column, and at the end of the month, the total of all items paid for during the same month should be worked out, and only the net amount treated under MPSSA। ठीक है, मतलब में पेमेंट कर दिया, MPSSA में डालने की जरूरत नहीं है। जो डिफरेंस अमाउंट होता है ना, ठीक, वही आपको डालना है। यानी कि मान लीजिए कि 100 का आइटम आपने लिया, 90 का पेमेंट किया, तो 10 रुपए डालना आपने मंथ में उसको नहीं डालने का, जो नहीं पेमेंट किया उसको डालने का। ठीक है, द ओमनीबस ट्रांसफर एंट्री ऑर्डर शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री नंबर बुक था, वो था 54 में, 53 और उसमें कुछ नहीं है। मैंने आप ऐसा नहीं कि आपको मैं दिखाऊं तो आप ही संतुष्ट होंगे, आप खुद भी देख लीजिएगा। ट्रांसफर एंट्री नंबर बुक ठीक एक तरह से ट्रांजिट रजिस्टर की तरह है, इसमें जो भी आप ट्रांसफर एंट्री करते हैं उसको नंबर डालना पड़ता है उसी बुक में से। ठीक है, तो आप उसमें डाल सकते हैं। The most important question which would be asked in MCQ is that the last para of 13.2.2 is, in order to reduce clerical work, these transfer entry duplicate 3 में बनाया जाता है, ऑलवेज बनाया जाता है। किसमें किसमें? तो भाई एक जो रखेंगे अपने लिए, एक रखेंगे एजी के लिए ना, एक देंगे पाव को में, और थर्ड को फिर सस्पेंस रजिस्टर में। ठीक, तो मैंने कहा, ठीक है, ठीक, मैंने कहा एक पाव को देंगे, एक डिविजनल ऑफिस में रखेंगे, सस्पेंस में रखेंगे। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? एक बार ये दोबारा बताना बोलिए। सर, 3 कॉपी, एक पाव को और पाव को देंगे, डिविजनल ऑफिस में रखेंगे, सस्पेंस रजिस्टर में रखेंगे। हाँ, सस्पेंस रजिस्टर देखने जैसा है, वो फॉर्म 67 है, उसको देख लीजिए आप लोग एक बार। ठीक है, सस्पेंस रजिस्टर को देख लीजिए भाई, वो देखने जैसा है। डिविजन ऑफिस में ट्रांसफर एंट्री बुक में रखेगा ना सर? देख लीजिए, नंबर बुक भी देख लीजिएगा। क्या ये 53 ये हो गया, ये 54 ट्रांसफर एंट्री नंबर बुक दिख रहा है आप लोगों को? बताइए हाँ या ना बताइए। यस सर। ये देखिए, देख रहे हैं, ये सस्पेंस के लिए भी काम आता है, डिपॉजिट के लिए भी काम आता है। तो वाले में आपका माइनर हेड वाला सस्पेंस भी घुस जाएगा, ऑडियो नहीं आ रहा है।
799 वाला भी चला जाएगा, दोनों का दोनों। है बोलिए। अच्छा आप लोग को आप लोग को दिखाई पड़ा था कि नहीं, है ना? सर नेटवर्क डिस्कनेक्ट बोलिए। नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो रहा था, मतलब पूरा दिख रहा था, ऑडियो नहीं हाँ बिना ऑडियो। दिखाई पड़ रहा था ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोगों ने मोटा मोटी सब कुछ डिस्कस कर लिया है, इसमें ऐसा कुछ और मुझे नहीं दिख रहा है, स्टॉक मैंने बता दिया है, ठीक है। बस इसमें कुछ नहीं, चलिए दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, वी हैव कंप्लीटेड ऑल एवरीथिंग। इसमें से कुछ भी अगर बाकी रह गया है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोग को बता दूंगा। में वीडियो देख रहे हैं, अगर इसमें से कुछ बाकी रह गया है, क्योंकि मैंने सस्पेंस को थॉरोली कवर कर लिया है, कुछ अगर बाकी रह गया है तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू फॉर अटेंडिंग माई क्लास, थैंक यू एंड बाय। सर बाय बाय सर।